हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। सो मैट्रिक स्पेस में ये सब कंसेप्ट आते हैं लाइक ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड। सुनिए, सब के सब कंसेप्ट हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी मैट्रिक स्पेस में ये सब हम पढ़ने वाले हैं। खैर, मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री पॉइंट और मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड थ्योरम अगर आपने नहीं देखा है तो भैया ये प्लेलिस्ट यहाँ दिख रही है, जाके देख लीजिएगा सो दैट कि आपको समझने में कोई समस्या नहीं आए। बात करेंगे सुन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो कंसेप्ट होता है वो मैट्रिक स्पेस में क्या होता है। खैर, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं ये वाला पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस बता रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हम कूची सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, फिर कंप्लीट स्पेस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, होम्योमॉर्फिज्म एंड देन उसके बाद कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस पे आएंगे। खैर, बात करते हैं सुन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। अगर हमारे पास XD कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है, अ फंक्शन n फ्रॉम x इज कॉल्ड अ सीक्वेंस इन x, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारे पास इनपुट होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है और उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास क्या है सुन x। अब x यहाँ पे r भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमें क्या दे रखा है, मैट्रिक स्पेस किस पे डिफाइन हो रखा है। क्लियर है? खैर, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बाई चांस x हमारे पास R है और ये हमारे पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, तो जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है वो डिक्टो रियल एनालिसिस के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो का वही होता है। और रियल एनालिसिस के अंदर जो सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट, जो स्टूडेंट यहाँ मेरे जो पहली बार सुन रहे हैं, अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज रियल एनालिसिस में नहीं पढ़ा है तो उस पर भी हमने काफी अच्छा काम किया है। उसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन, सीक्वेंस तीन टाइप की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक होती है हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एक होती है हमारे पास ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, जो कि इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे होती है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू r और यहाँ पे जो मैट्रिक है वो डिस्क्रिट मैट्रिक दे रखा हमें, तो उस वाले केस में भी सीक्वेंस हमारे पास इसी प्रकार की होती है, पर यहाँ पे जो मैट्रिक स्पेस है उसके हिसाब से थोड़ा सा कन्वर्जेंस का कंसेप्ट चेंज हो जाता है। कुछ मैट्रिक स्पेस के अंदर सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती है, कुछ में कुछ पर्टिकुलर होती है, बाकी नहीं होती। सो यूजुअल में तो वो कोई कंसेप्ट होता है जो कि रियल में होता है, बट जो डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस होता है यहां पे गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर सब में गड़बड़ होता है डिस्क्रिट के अंदर। तो डिस्क्रिट के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला यहां पे रहता है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू R2 जो कि लाइक यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो इस प्रकार से होती है ना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x और y तो 1/n लाइक दो सीक्वेंस अलग अलग हमारे पास रहेगी। ऐसे अगर हमारे पास ये R3 होगा तो तीन टपल में हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस होगी। क्लियर है? तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस का कंसेप्ट होता है। तो ये सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक दे रखा है और वो किस पे डिफाइन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसकी कन्वर्जेंस की बात करेंगे, पर पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को समझेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस एग्जैक्टली मैट्रिक स्पेस में होती क्या है। तो अगर हमारे पास XD कोई भी मैट्रिक स्पेस है, अ सीक्वेंस AN इन X इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू पॉइंट L, मतलब ये जो सीक्वेंस AN है ये L पे कन्वर्ज करेगी इन X इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट N0 बिलोंग्स टू N, जहां पर n अगर n0 से बड़ा है तो हमारे पास d ANL लेस देन एप्सिलॉन। मतलब इसका मतलब यहां पे ये एक तरह से देखा जाए तो हम यहां पे स्फीयर की लाइक जो ओपन बॉल है, अगर उसकी परिभाषा को हम समझे, यहां पे देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि ये हमारे पास AN एक सीक्वेंस है, राइट, और ये AN सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रही है बेटा? L पे कन्वर्ज कर रही है। अगर ये AN सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही तो इसका जो डिफरेंस है एक तरह से देखा जाए, है ना, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए सुन? एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, राइट, है ना, किसी पर्टिकुलर लाइक n0 से बड़े n के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक, ये तो मैंने क्या बोला सुन, एक प्रकार से रियल n की बात करिए, पर यही अगर हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशन में हो तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं ओपन स्फीयर की बात करूं तो ये क्या होगा सुन, ये हमारे पास एप्सिलॉन जो होता है वो रेडियस होता है, L हमारे पास सेंटर होता है। तो यहां पे अगर बात करें तो L हमारे पास सेंटर है और एप्सिलॉन हमारे पास इसकी रेडियस है, तो जो AN है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब एक L सेंटर का जो स्फीयर है जिसकी रेडियस एप्सिलॉन है, तो जो AN है वो इसके अंदर क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता है तो सीक्वेंस हमारे पास यहां पे क्या हो जाती है भैया?
कन्वर्जेंट हो जाती है, और यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। क्लियर है? अगर हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस की बात करें जो कि x इज इक्वल टू आर, और इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर जो कंसेप्ट होता है वो रियल लाइन का कंसेप्ट हो जाता है, जहां पर हम रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो सुन, उस वाले केस में हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है कि अगर हमारे पास an कोई भी सीक्वेंस इन r इज सेड टू बी कन्वर्ज टू l फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n सच दैट उस पर्टिकुलर n0 से बड़ी वैल्यू पे an l पे कन्वर्ज करेगा, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। या अगर हम बात करें यहां पे रियल लाइन के अंदर, तो भैया हमारे पास ये, अगर हमारे पास यहां पे an है, तो सुन ये an यहां पे क्या होना चाहिए, सुन बात करेंगे तो ये आएगा l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में कंटेन करना चाहिए। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो an हमारे पास इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यार ये हमारे पास क्या होगा, an जो होगा वो l पे कन्वर्ज करता है। वैसे इसको हम खोलते हैं ना, लाइक अगर आप देखोगे तो सुन यहाँ पे इसको ये कैसे आप बोलोगे, तो सुन ये आएगा an माइनस एल, तो ये आएगा माइनस का एप्सिलॉन और प्लस का एप्सिलॉन, फिर l को जोड़ेंगे तो l माइनस एप्सिलॉन, है ना, ये हमारे पास आ जाता है ना। ठीक है, तो सुन उसी को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। क्लियर? अब जितनी भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है ना यूजुअल मैट्रिक स्पेस के अंदर, जितनी भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है जो कि हम पढ़ते हैं, याद हो आपको, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो किस प्रकार की होती है, सुन, है ना, कैसी कैसी सीक्वेंस होती है। जैसे मैं बात करूँ, सुन 1/n वाली होती है ना, n प्लस 1/n टाइप की होती है, या -1 पावर n/n टाइप की, जितनी भी सीक्वेंस होती है ये सब क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है ना। मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, है ना। अगर बात करी जाए यहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, है ना, तो सुन डाइवर्जेंट सीक्वेंस किस प्रकार से होती है, n है, n स्क्वायर है, या फिर हमारे पास और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप के सीक्वेंस हो सकती है, जैसे n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 टाइप की हो सकती है ना। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन ऑसिलेटिंग, है ना, सीक्वेंस होती है। तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हमारे पास किस प्रकार से होती है, दैट इज -1 पावर n, है ना, 1 प्लस -1 पावर n। ठीक है, तो ये प्रकार की जो सीक्वेंस होती है, यहाँ पे हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस में इस टाइप का एग्जांपल हम लेके समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कोई भी एक एग्जांपल इस डेफिनेशन से करके बताओ। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल डेफिनेशन से करके दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास an एक सीक्वेंस है 1/n, हम जानते हैं कि 1/n 0 पे कन्वर्ट करती है, तो एक तरह से देखा जाए तो l हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भैया, 0 होगा, है ना। अगर मैं l की जगह 0 रखूं तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुन an माइनस l जो होता है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0, है ना। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लेस देन एप्सिलॉन करता हूँ, तो अब an की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/n आ रही, और ये हमारे पास 0 आ रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यार यहाँ से इसको मैं इधर लेता हूँ, तो ये आएगा n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे n0 को 1/एप्सिलॉन ले लूँ तो आप देख रहे हो, सुन n इज ग्रेटर देन n0 के लिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक 1/n 0 पे कन्वर्ट करो। तो ऐसा एक हमारे पास n0 एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो जिससे n बड़ा है, तो उस वाले केस में ये हमारे पास क्या हो रहा है, सुन ट्रू हो रहा है। मतलब ऐसा एप्सिलॉन मतलब हमारे पास होना चाहिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन होता है वैसे यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे n इज ग्रेटर देन n0 के लिए हमारे पास यहाँ पे an जो है वो हमारे पास 1/n और वो क्या होगा, सुन 0 पे कन्वर्ट करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं एक और सीक्वेंस ले लूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए मैंने आपके सामने सीक्वेंस ले ली, दैट इज लाइक n प्लस 1/n, तो हम जानते हैं ये 1 पे कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो an माइनस l यहाँ पे ये लिया, तो जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे आएगा 1/n लेस देन एप्सिलॉन, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो हम जानते हैं कि अगर n0 की वैल्यू 1/एप्सिलॉन कर दें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक n एग्जिस्ट कर रहा है जो कि n0 से बड़ा है, जहां पर ये हमारे पास 1 पे जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम देखेंगे ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है, ये हमारे पास नॉट कन्वर्जेंट होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑसिलेटिंग होती है। अब बात करते हैं सुन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, और वो चेंज क्या होता है, सुन अगर हमारे पास कोई भी ओपन बोल ले हम लोग, मान लीजिए मैंने ये लिया है ना L, तो हम जानते हैं कि जो रेडियस है ना, वो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 से छोटी है तो उस वाले केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन मतलब L ही कंटेन करेगा इसके अंदर,
एल के अलावा कोई दूसरा कंटेन नहीं करेगा इस ओपन स्फेयर के अंदर। पर अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन 1 से बड़ा कर दूं तो इसके अंदर पूरा का पूरा आर कंटेन कर जाता है ना। तो अब यहां पे अगर हम किसी सीक्वेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए एक मैंने कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया कि मान लीजिए एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इस कांस्टेंट सीक्वेंस मैंने ले लिया, मान लीजिए ए एन इज इक्वल टू, यहां पे एक सीक्वेंस ले ली मैंने, पी ले लिया, चलो ये एक सीक्वेंस ले लिया, क्लियर है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो 1 से छोटा है, तो हम जानते हैं कि इसकी जो पॉइंट्स आएंगे पी 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 आएगा, राइट। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट आ रहा है और अगर देखा जाए तो इसका लिमिट जो होगा वो भी हमारे पास पी ही आएगा, तो जो सेंटर आएगा वो हमारे पास पी आएगा। और अगर ये हमारे पास 1 से छोटा है तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो पी आ जाएगी, क्लियर है। और पी हमारे पास आ रहा है तो अल्टीमेटली ये हमारे पास इसके अंदर कंटेन कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो यार ये इस पे क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। खैर अगर मैं बात करूं सुन एप्सिलॉन अगर 1 से बड़ा है तो हम जानते हैं कि इसकी जो ये जो आएगा लाइक पूरा का पूरा ओपन स्फीयर आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, आर आ जाएगी। और ये जो पी है ये इस आर के अंदर क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। तो दोनों केस के अंदर ये हमारे पास इन दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब जो कांस्टेंट सीक्वेंस है वो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्लियर है। क्योंकि जो भी हमारे पास लिमिट आ रही है वो क्या होनी चाहिए सुन, उसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, क्लियर है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब एक तरह से ओपन स्फीयर के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो अगर ये ओपन स्फीयर यहां पे देख रहे हो तो भैया पी आ रहा है तो अल्टीमेटली पी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। यहां पे ओपन स्फीयर अगर एप्सिलॉन 1 से बड़ा है तो उस वाले केस में आर आ रहा है, पी आर में क्या कर रहा है भैया, कंटेन कर रहा है। अगर ऐसा है तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या आ जाएगी सुन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। पर इसके अलावा जितनी भी सीक्वेंस होती है, जितनी भी सीक्वेंस होती है, चाहे वो कन्वर्जेंट जो हम अभी डिस्कस करते 1/n टाइप की या और भी बहुत सारी सीक्वेंस होती है, सुन सब की सब यहां पे कन्वर्ज नहीं करती है, सिर्फ कांस्टेंट सीक्वेंस ही यहां पे क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, क्लियर है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हेंस अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इफ इट इज इवेंचुअली कांस्टेंट और कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है या कोई लाइक पर्टिकुलर n के बाद वो कांस्टेंट आ रही है तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है वो हमारे पास यहां पे क्या होती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। अगर हम बात करें सुन टेक्सकेप मैट्रिक के बारे में तो हम जानते हैं यहां पे जो डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, x माइनस x1 प्लस y माइनस y1, ये हमारे पास टेक्सकेप मैट्रिक होती है। तो सुन यहाँ पे ये R2 में होता है तो हमारे पास दो सीक्वेंस चलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम यूजुअल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि 1/n कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, ये 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा, तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। जैसे इसकी बात करी जाए तो सुन ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब ये 1 2 पे कन्वर्ज कर जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुन ये n जो है ये डाइवर्ज कर रहा है तो सुन ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुन यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है ना, ये भी हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगी, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगी। मतलब दोनों में से एक भी अगर डाइवर्जेंट हो गया मतलब वो कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब दोनों की दोनों सीक्वेंस हमारे पास क्या होनी चाहिए सुन, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर R2 की बात करें, R3 में भी ऐसा ही होगा, सेम यहाँ पे भी वही बात है ना, ये यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस में कि यार जो भी हमारे पास दोनों सीक्वेंस दे रखी वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर एक भी हमारे पास डाइवर्जेंट आएगी तो उस वाले केस में वो नॉट कन्वर्जेंट हो जाती है। इसमें बात करेंगे अब इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जो कि मैट्रिक स्पेस के लिए एग्जाम में पूछी जाती है इस टॉपिक के ऊपर। तो पहला यहाँ पे ये है कि एनी सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट पॉइंट, है ना। अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा यूनिक लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करती है। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस और हमारे पास दो सीक्वेंस दे रखी है जैसे कि xn एंड yn, जो कि हमने R2 की बात करी थी यहाँ पे ना। तो अगर हमारे पास xn x पे कन्वर्ज कर रहा है, yn y पे कन्वर्ज कर रहा है, तो सुन dxn yn जो है वो dxy पे कन्वर्ज करेगा। अभी मैंने आपके सामने यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस या टेक्सकेप मैट्रिक स्पेस में बताया है ना, तो वो भी हमारे पास एज ए थ्योरम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, इफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस हैज infinitely many distinct point then its limit is a limit point of the set of points of the sequence। जैसे मैंने आपके सामने 1/n लिया तो 1/n में अगर हम बात करेंगे इस सीक्वेंस का रेंज सेट के बारे में तो सभी पॉइंट डिस्टिंक्ट है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसका जो लिमिट होगा वो हमारे पास 0 आएगा, 1/n का लिमिट आएगा 0, और वही इसका लिमिट पॉइंट भी होता है और वही इसका लिमिट भी हो जाता है। क्लियर है। तो ये भी एक प्रकार की थ्योरम है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत मेहनत करके हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और आपके जो कमेंट है, और आप अगर बाई चांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन कंटेंट के लिए स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाता है।
तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी हमारे और भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, ये CSI नेट IIT JEM और गेट के लिए, और ये वाला जो है ये TGT PGT एग्जाम के लिए। बाकी सुनिए, हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स का ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैट्रिक स्पेस की पूरी प्लेलिस्ट जो कि आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।